गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में मसल की क्या है अल्ट्रा स्ट्रक्चर किया था जो मायोफाइब्रिल से बना हुआ है। जो मायोफाइब्रिल किससे बने हुए हैं? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से बने हुए हैं। तो जो ये हम मसल्स पढ़ रहे हैं दीज आर द स्केलेटल मसल्स विच आर प्रेजेंट इन अवर लिम्स एंड लिम्स हेल्प इन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। तो जब हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन कर रहे हैं तो मसल कैसे काम करती है वो चीज़ अब हमने पढ़नी है कि हाउ द मसल वर्क व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या व्हेन वी होल्ड समथिंग विद आवर हैंड्स। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई। सबसे वेल एक्सेप्टेड जो थ्योरी थी दैट वाज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इन 1954 गिवन बाय द हेक्सले एंड हेंसन। उन्होंने क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मूवमेंट शो कर रही है, कैसे करती है कि जब थिन फिलामेंट कौन सी थी? एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर दी थिक फिलामेंट दैट वाज दी मायोसिन। कहने का मतलब है मान लो ये हमारी थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है। इस थ्योरी के हिसाब से कि ये जो थिन फिलामेंट है दैट मूव ओवर दी थिक फिलामेंट, इसके ऊपर सरक जाती है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो एक्टिन या थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट दैट वाज एक्सप्लेन ड्यूरिंग द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अब हमें पता है जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती हैं दीज आर द वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? दैट आर अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में होती है कि अगर हम मूव करना चाहेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो ही हम मूव करेंगे। हम अपने हाथ से कोई चीज उठाना चाहेंगे तो ही, तो दैट इज अवर अंडर कंट्रोल, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल है, ये खुद से काम नहीं करती। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी नर्व से, न्यूरॉन क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी इज न्यूरॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप क्या समझो कि मसल के पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है टू डू वर्क व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। कब हो रही है कॉन्ट्रैक्शन? व्हेन वी आर मूविंग, लाइक आई एम मूविंग माई हैंड अप एंड डाउन। तो ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये कौन लेकर आ रहा है? न्यूरॉन लेकर आ रहा है, नर्व सेल लेकर आ रहा है, नर्व सेल। तो ये नर्व हमने 10th में भी स्ट्रक्चर किया था। इनको नर्व का जो एंड है दैट इज स्वेलन पार्ट होता है, उनको हम साइनेप्टिक नोब्स बोलते हैं, है ना। तो ये साइनेप्टिक नोब हमारी मसल फाइबर्स जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाती है। तो ये जो जंक्शन बनता है वन न्यूरॉन और प्लस वन मसल फाइबर इज कॉल्ड मोटर यूनिट। तो न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है और कहाँ ट्रांसफर कर रहा है? मसल फाइबर पर ट्रांसफर कर रहा है। तो एक न्यूरॉन और एक मसल फाइबर इज कॉल्ड द मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट वाज द फंक्शनल यूनिट इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रही है, अब हम वो सारी डिटेल मैकेनिज्म पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्या होगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन है? हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। तो वहां से इंफॉर्मेशन आई किसकी हेल्प से? न्यूरॉन की हेल्प से आई और वो कहाँ ट्रांसमिट हो गई? मसल फाइबर में। अब मसल फाइबर तो बाहर मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। इस मेम्ब्रेन पर आ गई इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन में क्या है? जगह जगह पर जहां पर बैंड्स नहीं प्रेजेंट है ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं टी टिब्यूल्स। तो मेम्ब्रेन से ये इंफॉर्मेशन टी टिब्यूल में चली जाएगी और टी टिब्यूल से ये इंफॉर्मेशन क्या है? अंदर हमारे सार्कोप्लाज्म में आ जाएगी। और सार्कोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेन क्या है? इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंच गई? हमारी
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच गई। क्या किया हमने कि जैसे ही इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से हमारी मसल तक पहुंचती है, मान लो हमें इंफॉर्मेशन आई कि आपने यहाँ से उठकर जाना है, अपनी पोजीशन को आपने एक रूम से दूसरे रूम में, जैसे आपने किसी की आवाज़ सुनी है ना, तो आवाज़ सुनना क्या है, आपके हियर से इंफॉर्मेशन कहाँ गई, आपके ब्रेन में चलेगी। अब ब्रेन अगली इंफॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, आपके लिम्स में भेजेगा, ताकि आप चल कर जाओ। तो चल कर जाने में जो इंफॉर्मेशन आ रही है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन, तो जैसे ही वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर पहुंची, आपकी पैरों की मसल्स पर पहुंचेगी। पैरों की मसल बाहर किससे ढकी हुई है, मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा पर जैसे ही न्यूरॉन इंफॉर्मेशन छोड़ेगा, वो अंदर कहाँ पहुंच जाएगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमने पढ़ा था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या स्टोर होता है, कैल्शियम आयन। तो जैसे ही सिग्नल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर साइटोप्लाज्म में क्या रिलीज कर देगा, कैल्शियम आयन रिलीज कर देगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कैल्शियम का नंबर क्या है, इंक्रीज हो जाएगा मसल के प्लाज्मा में, सार्कोप्लाज्म में। ठीक है, अब अगली चीज क्या होगी, अब हमें पता है इस मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मायोसिन प्लस एक्टिन, है ना। यहाँ पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, जो व्हाइट पोर्शन होता है, लाइट बैंड होता है जहाँ पर, वहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो जब यहाँ कैल्शियम रिच हो गया, इस एरिया में कैल्शियम रिच हो गया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक्टिन के साथ काम करेगा। अब आपको एक्टिन का स्ट्रक्चर ध्यान होगा, क्या किस चीज से बने होते हैं, एफ एक्टिन के 2 चेन्स जा रही हैं, उन 2 चेन्स के बीच में एक और प्रोटीन जा रही है, ट्रोपोमायोसिन, और जगह जगह पर ट्रोपोमायोसिन कवर होती है ट्रोपोनिन प्रोटीन से। ये हमने पहले किया है ना। तो क्या होगा, जैसे ही हमारे सार्कोप्लाज्म में, मायोफाइब्रिल के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये कैल्शियम क्या करेगा, इस ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाएगा। ये जो ट्रोपोनिन जुड़े हुए हैं, ट्रोपोनिन फिर किसके साथ जुड़ा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन के साथ। फिर ट्रोपोमायोसिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 चेन जा रही थी, एफ एक्टिन की जा रही थी। तो जैसे ही कैल्शियम आयन आपका ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाएगा, ये कन्फर्मेशनल चेंज ले आएगा। क्या करेगा, ये इस जगह को खाली कर देगा जहां पर वो जुड़ा हुआ था, अब ये किसी और जगह जाकर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अपनी शेप चेंज कर लेगा, और इस एरिया को क्या कर देगा, एफ एक्टिन के इस एरिया को फ्री कर देगा। ये कौन सा एरिया होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है। तो क्या देखा हमने, कैल्शियम आयन कंबाइन विद ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर गया। जो ये रेड आपको ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन दिखा रखी है। तो जैसे ही ट्रोपोनिन प्रोटीन कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर जाएगी, ये चेंज ले आएगी शेप में। पहले ये यहाँ पर जुड़ी हुई थी इसके सामने, अब ये इधर जाकर अपनी शेप चेंज कर लेगी, जिसकी वजह से हमारे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक्टिन में ये चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि कैल्शियम आयन का अमाउंट क्या है, बढ़ गया। वो क्यों बढ़ गया था, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास इंफॉर्मेशन आई थी फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया दी न्यूरॉन। वाया का मतलब होता है विद द हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज क्या होगी, अब आपको ग्लोबुलर हेड ध्यान होगा। ये क्या है आपका, मायोसिन प्रोटीन, जिसका एक एंड क्या होता है, थिन, और टेल रीजन, और क्या होते हैं, 2 ग्लोबुलर हेड प्रेजेंट होते हैं। इन ग्लोबुलर हेड में 2 पार्ट्स होते थे, एक एटीपी बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो क्या होगा, ये जो मायोसिन ग्लोबुलर हेड है, यहाँ पर आकर एटीपी जुड़ जाएगा। एटीपी जुड़ते ही जो एटीपीएज एक्टिविटी थी वो काम करेगा और उस एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ देगा और क्या रिलीज कर देगा, एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। जैसे ही एनर्जी मॉलिक्यूल निकल गया, ये एनर्जी क्या करेगी, इस हेड रीजन को एक्टिन के साथ कौन से पार्ट में,
मायोसिन बाइंडिंग साइट में जोड़ देगी। तो इसको जोड़ने में क्या लगा बच्चे, एनर्जी लगी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस होता है हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब हम चलते फिरते या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं आप थक जाते हो, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में वो काम कराने के लिए क्या खर्च हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है। हमारी बॉडी में एनर्जी किस रूप में स्टोर है, एटीपी। किस रूप में स्टोर है एनर्जी, एटीपी के रूप में स्टोर है। तो जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन की फ्री हो जाती हैं तभी आपके मायोसिन हेड पे जो एटीपीएज एक्टिविटी है वो काम करेगी और एटीपी को तोड़ देगी ताकि एनर्जी रिलीज हो जाए। एनर्जी रिलीज होते ही ये ग्लोबुलर हेड किसके साथ बाइंड कर जाएंगे, आपके एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड गए। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। क्या बोलेंगे हम इसको, क्रॉस ब्रिज बन गया। ठीक है, फिर क्या होगा, ये क्रॉस ब्रिज के ऊपर ये एक्टिन पहले यहां से जुड़ा था, देखो ये वाला अंदर की तरफ पार्ट कम गया हुआ था, फिर ये और एक्टिन और एटीपी मॉलिक्यूल जुड़ते रहेंगे और हाइड्रोलिसिस होती रहेगी। तो ये साइकिल क्या है, रिपीट होता चला जाएगा। तो ये पहले यहाँ से जुड़ा हुआ था, फिर ये और अंदर स्लाइड हो जाएगा तो दूसरी जगह से जुड़ता रहेगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, एक्टिन क्या है, मायोसिन हेड के ऊपर क्या करती जा रही है, स्लाइड करती जा रही है। इसलिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यूज करते हैं। तो ये तब है जब हम काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने काम करना बंद किया तो एटीपी मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एटीपी मॉलिक्यूल निकल गया तो एटीपीएज काम नहीं करेगा। एटीपीएज काम नहीं करेगा तो एनर्जी नहीं रिलीज होएगी। एनर्जी नहीं रिलीज होएगी तो क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा। तो एक्टिन मायोसिन का जो क्रॉस ब्रिज बना था वो टूट जाएगा। डिसोसिएशन मतलब टूट जाना। तो एक्टिन मायोसिन से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही एक्टिन मायोसिन से अलग हो जाएगा तो क्या होगा, दोबारा से कैल्शियम आयन किस में चले जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन चले गए तो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करने वाला कोई नहीं रहा, तो ट्रोपोनिन दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो वो कौन सी स्टेज हो जाएगी, अब हम रिलैक्स कर रहे हैं। मतलब जब आप काम करने के बाद बैठ जाते हो तो आपकी मसल दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाएंगी। तो दोबारा उसी पोजीशन पे आना क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस है उल्टा रिपीट होता चला जाएगा। एक बार हम दोबारा देखते हैं कि जैसे ही कैल्शियम आयन का अमाउंट बढ़ गया हमारे सार्कोप्लाज्म में, वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाएगा। ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते ही वो चेंज ले आएगा ताकि आपके जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाए। एक्सपोज हो जाएगी तो तभी वो ग्लोबुलर हेड के साथ बाइंड कर पाएगी। कब कर पाएगी, जब एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी किसकी हेल्प से रिलीज करता है, हेड रीजन में क्या एक्टिविटी प्रेजेंट है, एटीपीएज एक्टिविटी। एटीपीएज का मतलब एंजाइम है, वो एंजाइम उसको तोड़ देगा और एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे ही एनर्जी रिलीज करता है एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड कर जाएगा, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। और ये क्रॉस ब्रिज बार बार बनता रहेगा क्योंकि बार बार एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्टिन अंदर की तरफ मूव होती रहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन फुली हो जाती है तब जब मसल ने क्या है अब स्टॉप करना है कॉन्ट्रैक्शन, तो एटीपी वहां से चला जाएगा। एटीपी चला जाएगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। एनर्जी नहीं बनेगी तो एक्टिन मायोसिन जुड़े नहीं रह सकते, तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे ही डिसोसिएट हुए कैल्शियम आयन क्या है वहां से हट जाएगा, दोबारा से ट्रोपोनिन वहीं पर जुड़ जाएगा मायोसिन बाइंडिंग साइट में, और कैल्शियम आयन कहाँ एंटर कर जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, रिलैक्सेशन। दोबारा हम रेस्टिंग स्टेज में आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर। देखो बच्चे, आपको ध्यान होगा कल हमने किया था कि ये स्ट्रक्चर किया था हमने, ये जेड लाइन दिखा रखी है।
जेड लाइन के बीच वाला एरिया क्या कहलाता है, सार्कोमियर। तो जेड लाइन में क्या है, आधी एक्टिन एक तरफ की, आधी एक्टिन एक तरफ की और पूरी क्या होती है, मायोसिन होती है। तो जब क्रॉस ब्रिज बनता है, यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बन गया एक्टिन और मायोसिन के बीच में, तो ये एक्टिन क्या है, अंदर की तरफ चली गई। ये देखो यहाँ पर अंदर की तरफ दिखा रही है। तो ये क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर सार्कोमियर जेड लाइन का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर सार्कोमियर का डिस्टेंस जेड लाइन का डिस्टेंस क्या है, कम। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जेड लाइन धीरे 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 एक दूसरे के पास आती चली जाती हैं, ये अंदर की तरफ आती चली जाएगी एक्टिन, और सार्कोमियर रिड्यूस होता चला जाएगा। ये पोर्शन ध्यान है बच्चे आपको, इसको हम क्या बोल रहे थे, एच जोन। क्या बोल रहे थे, एच जोन। एच जोन क्या है, वहाँ वो हमारा डार्क बैंड में जहाँ पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। नहीं तो डार्क बैंड में एक्टिन भी होती है और मायोसिन भी होती है, लेकिन इस डार्क बैंड में एक जगह ऐसी है जहाँ पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, तो उसे हम एच जोन बोल रहे थे। तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बच्चे, कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करती चली जा रही है, चढ़ती चली जा रही है। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों एक्टिन आपस में मिल जाएंगे, कंप्लीटली मायोसिन को वो कवर कर लेंगे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में। तो एच जोन क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखो ये देखो, कल हमने किया था ना, ये मायोसिन है और ये एक्टिन है, ये पोर्शन दिखा रखा है, ये क्या है, एच जोन है। तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये एक्टिन अंदर की तरफ आती चली जाती है, धीरे 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 ये मिल जाएंगी, तो एच जोन क्या होगा, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जब एच जोन कंप्लीटली डिसअपियर हो गया तो ए बैंड के ऊपर कोई असर पड़ेगा, नहीं। ए बैंड तो क्या है, एक्टिन और मायोसिन, वो तो सेम ही रहेंगे, बल्कि हम क्या कह सकते हैं, लाइट बैंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा कहाँ है, यहाँ तक आ जाएगा। ये इसको हम लाइट बैंड कह रहे थे, जहाँ पर सिर्फ क्या प्रेजेंट थी बच्चे, एक्टिन प्रेजेंट थी। तो जैसे जैसे ये अंदर की तरफ चला जा रहा है, तो ये जेड लाइन समझो यहाँ पर आ गई, ये जेड लाइन क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या कोई लाइट बैंड, अकेला लाइट बैंड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, आई बैंड भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस या कंप्लीटली डिसअपियर ड्यूरिंग द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट वाज द इफेक्ट ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑन सार्कोमियर। सार्कोमियर छोटा हो जाएगा, जेड लाइन का डिस्टेंस कम हो जाएगा, एच जोन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, आई बैंड कम हो जाएगा, ए बैंड के ऊपर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, द जेड लाइन कम क्लोजर शॉर्टन द सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पहले ये देखो, ये डिस्टेंस हमने ज्यादा दिखा रखा है, फिर ये क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, कैल्शियम आयन, जब मसल कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर गई, अब अगली स्टेज क्या आनी है, रिलैक्सेशन की। तो कैल्शियम आयन दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे। कैल्शियम आयन डिक्रीज हो जाएगा तो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करने वाला कोई नहीं रहा, तो ट्रोपोमायोसिन अपनी अर्ली पोजीशन को अटेन कर लेगी। दोबारा से हमारा क्या है, ये प्रोटीन्स वहीं पर आकर जुड़ जाएंगी, कहाँ पर, मायोसिन बाइंडिंग साइट पर आकर जुड़ जाएंगी। तो हमारी मसल क्या कर जाएगी, रिलैक्स कर जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब अगली चीज हमने एक ओवरव्यू देख लेते हैं, हम क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का अमाउंट क्या है, बढ़ रहा था, है ना। दूसरी चीज क्या हो रही थी, कैल्शियम किसके साथ बाइंड कर रहा था, ट्रोपोनिन प्रोटीन, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, एक्टिन फिलामेंट में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करा, उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जो फ्री कर देता है एक्टिन को, कहाँ, कौन सी जगह से, मायोसिन बाइंडिंग साइट से, उस जगह से वो उसको फ्री कर देगा। फिर अगला काम क्या होगा, जो मायोसिन हेड पर एटीपीएज एक्टिविटी प्रेजेंट है, वो एटीपी को तोड़ देगा और क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा।
तो एनर्जी रिलीजिंग का प्रोसेस हो रहा है। इस एनर्जी को ही यूज कर कर क्रॉस ब्रिज बनेगा एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन में। ठीक है, जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनता है एक्टिन मूव कर जाएगी ओवर दी मायोसिन। ये क्रॉस ब्रिज बन गया, ये हमारी मायोसिन है। तो अगली सिचुएशन क्या आएगी, ये एक्टिन और अंदर की तरफ चली गई, स्लाइड ओवर दी मायोसिन। तो क्या होगा, आई बैंड कम हो जाएगा, क्योंकि आई बैंड क्या था, सिर्फ एक्टिन से बना हुआ था। तो एक्टिन तो धीरे धीरे मायोसिन के साथ कंप्लीट हो रही है, उसके ऊपर जा रही है, तो आई बैंड क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज। जेड लाइन कम क्लोजर, तो सार्कोमियर का साइज भी क्या होता है, डिक्रीज। एच जोन डिसअपियर। मेन चीज क्या है, ए बैंड रिमेन दी सेम। ए बैंड क्या था, एक्टिन प्लस मायोसिन। एक्टिन कितने, हाफ एक्टिन फ्रॉम वन साइड एंड हाफ एक्टिन फ्रॉम अदर साइड। ये पोर्शन क्या कहलाता है हमारा, ये सारा पोर्शन क्या कहलाया जाएगा, ए बैंड। और ये क्या कहलाए जाते हैं, ये डॉटेड बना रही हूं मैं, ये क्या है, आई बैंड। तो आई बैंड डिसअपियर हो जाता है, लेकिन ए बैंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगली चीज जो आपने जानी है, नेक्स्ट एक प्रिंसिपल होता है हमारी मसल को काम करवाने वाला, दैट वाज ऑल एंड नन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड टू कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। कि मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस मतलब मिनिमम इंफॉर्मेशन हमारी न्यूरॉन से आनी चाहिए, तभी हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर वो मान लो मैं कहूँ आपको 10 mm की स्ट्रेंथ चाहिए, अगर आप स्ट्रेंथ 7 भेज रहे हो, 8 भेज रहे हो, 9 भेज रहे हो, तब आपकी मसल काम नहीं करेगी। 10 आते ही मसल काम करेगी, 11 पर भी उतना ही करेगी, 12 पर भी उतना ही करेगी। ये नहीं है कि ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ने से आप ज्यादा काम करोगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम आवाज लगाते हैं किसी को, तो जब अगर अगले बंदे को आपकी ऑडिबल आवाज सुनाई नहीं देगी, मतलब मिनिमम जो आवाज पहुंचनी चाहिए उसके कानों तक नहीं पहुंच रही, तो वो सुनेगा नहीं तो वो मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप लाउडर करते हो, तो वो लाउडर क्या है, उसको मिनिमम स्ट्रेंथ इतनी चाहिए थी, वो पहुंच गई है। जब उससे कितनी भी ज्यादा हो तब भी वो उतना ही उठकर काम करेगा। तो ऑल और नन क्या कहता है कि या तो कंप्लीट काम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल कब नहीं होगा, जब मिनिमम स्ट्रेंथ से स्टिमुलस क्या होगा, कम होगा, तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो एनर्जी हमें मसल्स को, अभी हम एटीपी की जो बात कर रहे थे कि एटीपी खर्च की जाती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, उसे कौन प्रोवाइड करता है। हमारी मसल में एनर्जी स्टोर होती है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अ एनिमल प्रोटीन, एनिमल शुगर हमारी जो है दैट इज ग्लाइकोजन, वो हमारी मसल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब आप लगातार एक्सरसाइज करते रहते हो तो आप थक जाते हो, है ना। तो थकने का कारण क्या है कि जब आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे हो तो हमारी जो ग्लाइकोजन टूटती है एनर्जी बनाने के लिए, वो दोनों तरीकों से टूटेगी। मान लो आप नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हो, तब उस वक्त सिर्फ एरोबिक ब्रेकडाउन होगा, मतलब ऑक्सीजन यूज करती है हमारी बॉडी और फिर एनर्जी बनाती है, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन जब आप लगातार काम करते रहते हो तो आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी देने के लिए क्या होगा, एक और तरीके से एनर्जी बनने लग जाती है बॉडी में, उसे हम बोलते हैं एनारोबिक। एनारोबिक तरीके से एनर्जी बनेगी। एनारोबिक तरीके से एनर्जी बनने के टाइम हमारी मसल में एक एसिड डिपॉजिट होने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। उस लैक्टिक की एसिड की वजह से ही हमें दर्द और थकान महसूस होती है। तो जब भी आप नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हो उस वक्त तो सिर्फ क्या है,
ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी बनाई जा रही है। तो ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी बनती है तो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है आपका ग्लाइकोजन। लेकिन जब आप बहुत टाइम तक काम करते रहते हो तो इस तरीके से पूरी एनर्जी की पूर्ति नहीं हो पाती। तो दूसरा तरीका क्या है? एनारोबिक ब्रेकडाउन। एनारोबिक ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता तो कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, बीच में क्या है, एक एसिडिक फॉर्म बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड का मतलब इकट्ठा हो जाना, और इसी की वजह से हमें क्या है, पेन और थकान होती है। ठीक है, तो अब लैक्टिक एसिड जब बन गया आपकी में तो आप फिर क्या है, रेस्ट करते हो तो क्या होता है, आपकी सारी थकान हट जाती है। तो वो थकान कैसे हटी, कहाँ गया लैक्टिक एसिड? वो तो इकट्ठा हो गया था मसल में। तो हमारे मसल में एक साइकिल चलती है, उसे हम बोलते हैं कोरी साइकिल। वो लैक्टिक एसिड जो बना है मसल में उसकी ब्रेकडाउन के बारे में बताता है। क्या कहता है कि जो लैक्टिक एसिड एनारोबिक ब्रेकडाउन से मसल में बना है वो ब्लड में चला जाएगा। ब्लड से वो कहाँ भेज दिया जाएगा, लिवर में। लिवर में दो तरीके से उसकी ब्रेकडाउन होती है। 20% तो उसकी ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना देगा, मतलब एरोबिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाएगी। 80% क्या होगा, ये लैक्टिक एसिड दोबारा से किस में बदल जाता है, ग्लाइकोजन में। दोबारा से आपके पास क्या है, शुगर बना देगा ये लैक्टिक एसिड। फिर ये ग्लाइकोजन जो लिवर में बना है ये कहाँ जाएगा, ब्लड में, और दोबारा से आपकी मसल में पहुंच जाएगा टू प्रोड्यूस अगेन एनर्जी। तो ये जो साइकिल चलता रहता है ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड का, ये कहाँ होता है, मसल और लिवर में। इसको सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया गया था, कोरी ने एक्सप्लेन किया था। कोरी एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो जो लैक्टिक एसिड बना है हमारी मसल में, ये थोड़ी देर के बाद दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में इन द लिवर। इसलिए थोड़ी देर के बाद जब आप रेस्ट कर लेते हो तो आपकी सारी थकान क्या है, चली जाती है। फिर कोई पेन नहीं रहेगा क्योंकि लैक्टिक एसिड जो इकट्ठा हुआ था मसल में अब वो वहां पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस क्या है, आपने देखा होगा कि जिन पर्सन्स की डेथ हो जाती है उनकी बॉडी बिल्कुल रिजिड, मतलब बहुत टाइट हो जाती है बॉडी। जैसे मान लो आंखें, जैसे किसी की आंखें खुली खुली डेथ हो गई तो वो आंखें खुली ही रह जाएंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में ही रह गया, बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाई है ना। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टिस बोलते हैं। ये क्यों हो जाता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो जब बॉडी रिलैक्स ही नहीं हुई तो क्या हुआ, हमारी बॉडी में किसकी कमी हो जाती है, एटीपी, एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाएगी। एनर्जी मॉलिक्यूल की कमी की वजह से ही बॉडी क्या हो जाती है, कठोर, रिजिड हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, रिगर मोर्टिस बोल रहे हैं। ठीक है, तो मसल, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप ऑफ स्केलेटल मसल, कि जो भी हम मसल्स की बात कर रहे हैं ये दो तरह की मसल्स होती हैं बच्चे, रेड मसल्स और वाइट मसल। रेड मसल और वाइट मसल, इनका नाम क्यों हो गया, क्योंकि इनकी अपीयरेंस ये क्या होती हैं, डार्क कलर की होती हैं, जबकि वाइट मसल क्या होती हैं, लाइट कलर की होती है। ये डार्क क्यों हो पाई, क्योंकि इनके अंदर क्या है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मायोग्लोबिन। इसको मसल ही ग्लोबिन बोलते हैं, रेड कलर की होती है। जबकि वाइट मसल में कोई भी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होती, मायोग्लोबिन एब्सेंट होती है। ठीक है, दूसरा, ये जो रेड मसल्स होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ठीक है, जबकि वाइट मसल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कम है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एनर्जी सिंथेसिस। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी बनती है, एटीपी जो बनती है, वो कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो एनर्जी बनाने वाला जो है वो रेड मसल में क्या है, ज्यादा है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, यहाँ पर एनर्जी क्या है, कम बनेगी। ठीक है,
एनर्जी बहुत बन रही है, तो कैसी रेस्पिरेशन हो रही है यहाँ पर? एरोबिक। जबकि वाइट मसल कैसी रेस्पिरेशन करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इनके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली पिगमेंट है मायोग्लोबिन। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है। कौन है माइटोकॉन्ड्रिया? जहाँ एनर्जी बनेगी। तो एनर्जी बनाने के लिए जो सोर्स चाहिए ऑक्सीजन, वो लगातार सप्लाई हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मायोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन फटाफट आ रही है बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बहुत सारी एटीपी बनती रहती है। तो बहुत सारी एटीपी बनती रहेगी तो हमारी मसल क्या है? लगातार काम करती रहेगी। लॉन्गर पीरियड के लिए काम करती हैं रेड मसल्स बिना थके। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। जबकि व्हाइट मसल में बच्चे कोई मायोग्लोबिन नहीं है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है? लेस है, इसलिए ये ज्यादा कैसी रेस्पिरेशन करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट क्या है? यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या बन रही है? कम बन रही है। एनर्जी कम बन रही है तो ये ज्यादा देर के लिए काम नहीं कर सकती, तो शॉर्टर पीरियड के लिए काम करती हैं, जल्दी थक जाती हैं। तो आप देखो, आप कॉन्टिन्यूसली बहुत देर तक बैठे रह सकते हो, है ना, आप लगातार चलते रह सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखने वाली जो आपकी कमर में मसल्स हैं, वो किस चीज से, कौन सी हैं? रेड मसल है। हमारी जो बैक मसल्स होती हैं, हमारी कमर को सीधी रखने वाली, जो आपको बैठने, आपके पोस्चर को मेंटेन करती है। आप 2-2, 3-3 घंटे लगातार बैठ सकते हो, तो वहां पर कौन सी मसल है? रेड मसल, क्योंकि वो लगातार काम कर रही है ना। जो आपकी ये चील है, बाज है, ये लगातार उड़ते रहते हैं, क्योंकि इनकी फ्लाइट मसल्स में भी कौन सी मसल है? रेड मसल है। जबकि आपने देखा होगा, आप अपनी आंखों की पलकों को ज्यादा देर खोलकर नहीं रख सकते, वो जल्दी जल्दी ब्लिंक करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सी मसल है? वाइट मसल है, वो बहुत देर तक काम नहीं कर सकती, जल्दी थक जाती हैं, इसलिए आपकी आंखें जल्दी जल्दी ब्लिंक होती हैं। चिड़िया होती है, जो चिड़िया ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकती, उनकी पंखों में भी कौन सी मसल्स होती हैं? वाइट मसल्स होती हैं। तो रेड मसल ज्यादा देर तक काम करती हैं, जबकि वाइट मसल क्या है? शॉर्टर पीरियड के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो ये था आपका टाइप ऑफ मसल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, कौन कौन सी हड्डियां कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, थैंक यू।